साल 2024 वक्त लोकसभा चुनाव का, दोनों खेमे में से अच्छी रणनीति रखी गई थी, लेकिन कभी कभी होता वो है जो होना होता है और आपकी सारी रणनीति धरी की धरी रह जाती है। शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। बक्सर हार गए, आरा हार गए, सासाराम हार गए और मगध के भी एक क्षेत्र औरंगाबाद हार गए। जब इस हार की पड़ताल की गई तो पता चला कि कुशवाहा वोट बैंक बिदक गया था। ये आधा सच है, पूरा सच ये है कि बक्सर में राजपूत वोट बैंक भी एनडीए से बिदक गया था। आज हम फिर चुनाव के मुहाने पर हैं। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और हम समझने की कोशिश करेंगे शाहाबाद क्षेत्र को लेकर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात पते की, और आज बात पते की में हम लोग पड़ताल करने वाले हैं शाहाबाद क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक गणित को लेकर। हमारे इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं प्रियदर्शन, जाने माने पत्रकार, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते भी हैं। आज इनकी लेखनी नहीं, आज इनकी बोली की जरूरत है। शाहाबाद पूरे लोकेशन को हम जब देखते हैं और पिछले लोकसभा चुनाव से ट्रैक को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के साथ होने के बावजूद बीजेपी को उस बेल्ट में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आरोप लगा कुशवाहा ने साथ नहीं दिया, हालांकि बक्सर में राजपूतों ने भी साथ नहीं दिया था। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या अनुमान लगाते हैं, कैसा होगा वहां? देखिए, पूरे के पूरे इलाके की जैसे भी आपने चर्चा की, तो उसमें आपने जिसे एक लोकसभा स्वयं प्रत्याशी थे और वहां से वे चुनाव हार गए। चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि माना गया कि पवन सिंह वहां पर, जो कि भोजपुरी के सिंगर और एक्टर हैं, उन्होंने चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती दी और नतीजा रहा कि एक बड़े वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने में वे सफल रहे। और न केवल पवन सिंह जिस राजपूत जाति से आते हैं, बल्कि वह तो तमाम जितने भी अलग अलग युवा वर्ग हैं और अन्य वर्ग हैं, सबके बीच में काफी लोकप्रिय अभिनेता और गायक के तौर पर प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने काराकाट में तो चुनाव हराने में उपेंद्र कुशवाहा को सफलता पाई ही। इसके अतिरिक्त कई जो पूरे के पूरे मगध और शाहाबाद के इलाके थे, उसमें अलग अलग एक जो मैसेज गया, वह मैसेज खराब गया और नतीजा रहा कि आरा हो या बक्सर या फिर हम बात करें मगध के इलाकों में ही जहानाबाद की, पाटलिपुत्र की, औरंगाबाद की, सासाराम के, इन तमाम जगहों पर चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। जो आपने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों की बात की, निसंदेह उस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में कुछ समीकरण ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अमूमन यह तय है कि एक धरा राजपूतों का है जो कि काफी प्रभावशाली है पूरे इलाके में, और दूसरा धरा है कुशवाहा का। यह ऐसे भी पता चलता है कि जो इस बार सुदामा प्रसाद आरा में चुनाव जीते हैं वह उसी बिरादरी से आते हैं। इसी तरीके से जो वहां पे काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में जीत हासिल की है, वह भी उसी बिरादरी से आते हैं। मतलब हर हाल में एनडीए को कुशवाहा लीडर, कुशवाहा वोट बैंक को अपने तरफ अट्रैक्ट करना होगा। बिल्कुल करना होगा, नहीं करना होगा तो फिर संभव है कि 2024 में जैसा हमने देखा था कि राजपूतों और कुशवाहा की लड़ाई में ना तो राजपूत इनके साथ रहे, ना कुशवाहा इनके साथ रहे और हाथ से निकलता चला दोनों की। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की ताकत है क्या उस क्षेत्र में? हालांकि उपेंद्र कुशवाहा रहने वाले वहां के नहीं हैं, लेकिन एक हम आंकड़ा के आधार पर आपको बता रहे हैं, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के हिस्सा नहीं थे, बसपा के साथ ये इन्होंने अलायंस किया था। उस समय रामगढ़ इनकी पार्टी 117 वोट से हारी थी। जमा खान चुनाव बीएसपी के टिकट पर चैनपुर से जीतने में कामयाब रहे थे। भभुआ में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 42,000 वोट लाती है, मोहनिया में 47,000 वोट लाती है, करगहर में 48,000, राजपुर में 32,000, बक्सर में 26,000, दिनारा में 28,000 और जगदीशपुर में 22,000। ये तब है जब उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस करते हैं जिस पार्टी का बिहार में कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। 2020 के बाद 2025 में हम खड़े हैं। अब 2025 में जब उपेंद्र कुशवाहा की लोगों की नाराजगी आ जाती है किसी कारण से, तब
जैसा कि प्रियदर्शन ने बताया कि हम कई लोकसभा सीट एनडीए हार जाती है। वहां पर एक नेता है जी उस पूरे इलाके में, संतोष सिंह। इन्होंने, ये बिहार सरकार में श्रम मंत्री हैं, इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उस हेल्पलाइन नंबर के आसरे उस पूरे इलाके में कई लोगों को फायदा होता है। ऐसी बातें देखने को मिली है। ये हम नंबर भी दिखाएंगे लोगों को और ये भी बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या फायदा होता है। मतलब वहां हेल्पलाइन नंबर है, 4 लोग बैठे हुए हैं, फोन कीजिए, पुलिस से काम है या एसडीओ ऑफिस में काम है या पीएचईडी ऑफिस में काम है या बिजली विभाग में काम है, तमाम जगह पर उन्होंने एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। दिनारा से इनके भाई हैं आलोक सिंह, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से। इनकी अपनी ताकत ऐसी है कि ये 2 बार करगहर से चुनाव लड़े, 2010 और 2015, और दोनों बार इनको 22,000 29,000 के आसपास वोट आता है। इस बार ये दिनारा से आना चाह रहे हैं और जो क्षेत्रीय जानकारी निकल कर आई है कि आलोक सिंह के साथ कुशवाहा समाज का गठबंधन उस समय भी दिख रहा था जिस समय 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से कुशवाहा समाज बिदक रहा था, जो आपने रीजन बताया जो पवन सिंह का। तो क्या इस बात की संभावना लगती है, ग्राउंड रिपोर्ट ऐसी है कि अगर आलोक सिंह को दिनारा से मौका मिले तो न सिर्फ दिनारा में बल्कि पूरे शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए को लेकर एक सकारात्मक मैसेज जा सकता है? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो दिनारा, जैसे ही हम अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो दिनारा से जो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं विजय कुमार यादव या विजय मंडल, जो भी आप विजय कुमार मंडल ऐसे ऑफिशियली शायद वो लिखते हैं, उन्हें विजय यादव के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने वर्ष 2020 का विधानसभा का चुनाव जीता था और 2 बार से जो वहां पर जदयू के विधायक थे जय कुमार सिंह, और संयोग से नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था और बुरी तरीके से। हाँ, इसके पीछे एक बड़ा कारण यह माना गया था कि राजेंद्र सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हुआ करते थे, उन्होंने भाजपा से बगावत करके चिराग पासवान का साथ दिया और लोक जनशक्ति पार्टी से वे उम्मीदवार के तौर पे वहां गए थे। और अब जब आप आंकड़े देखेंगे तो विजय कुमार यादव जो हैं उनको 59,541 वोट आया, जबकि राजेंद्र सिंह को यहाँ पर 51,313 वोट आया और जदयू के 2 बार के जो सिटिंग विधायक थे जय कुमार सिंह, उनको केवल 27,252 वोट आया। तो यह समीकरण था जिस समीकरण में यह साफ तौर पे दिख रहा था कि वहां पे जो एनडीए की ताकत है वह एनडीए की ताकत जय कुमार सिंह के साथ तो मजबूती से नहीं है, लेकिन वहां पर एक बड़ा वर्ग जय कुमार सिंह से नाराज था, जिसके कारण उसने राजेंद्र सिंह के साथ जाना उचित समझा। लेकिन केवल ये राजेंद्र सिंह ही नहीं गए, बल्कि अगर आप वोटों का समीकरण वहां देखेंगे तो वहां पर जैसे जो दलित बिरादरी का वोट है, तो उस बिरादरी में 2 बड़े अहम बिरादरी हैं, एक है रविदास और दूसरा है पासवान। तो माना गया कि राजपूत और पासवान बिरादरी ने एक साथ होकर के राजेंद्र सिंह के पक्ष में वोट किया, जिस कारण से जबकि पासवान बिरादरी की वहां ये रविदास से कम संख्या हाँ, लेकिन उन्होंने कहते हैं कि 100% एक तरीके से। अब मैं वहां का सामाजिक समीकरण आपको बताता हूँ। कुशवाहा, अब मैं वोट की बात कर रहा हूँ, आबादी के नहीं वोट की बात कर रहा हूं। कुशवाहा वोट वहां पर 26 से 30,000 के बीच में बताया जाता है, राजपूत वोट 70,000 प्लस बताया जाता है, यादव वोट 65 से 70,000 के बीच में बताया जाता है, रविदास वोट 10,000 के आसपास बताया जाता है, ब्राह्मण आबादी 15,000 के आसपास है, मुस्लिम वोट 20,000 के आसपास है और भूमिहारों की आबादी 10,000 के आसपास है। ये मैं सिर्फ इसलिए बताया कि डबल डिजिट में जिनका वोट है उसमें पासवान जाति की गिनती नहीं हो रही जी। ऐसी स्थिति में अगर जो वहां पर कैंडिडेट का इक्वेशन ऐसा हो जाए जिसमें कि राजपूत और कुशवाहा दोनों एक साथ हो जाएं और एनडीए का मंच हो, तो राजपूत, कुशवाहा, ब्राह्मण और भूमिहार, ये 4 वोट इनको बिना मांगे मिलता है।
तो राजपूतों का वोट 70,000, कुशवाहा का वोट 25,000 ही हम रखते हैं। ब्राह्मण 15,000 है, हम 10,000 रख लें, और भूमिहार 10,000 है तो इसको भी हम 8,000 रख लेते हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़ा आपको 1.5 लाख के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। जी। ये एक विनिंग अलायंस, विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है दिनारा विधानसभा क्षेत्र में आलोक सिंह के लिए, आलोक सिंह के लिए, या ये कहिए एनडीए के लिए, या ये कहिए कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए। दरअसल मैं आपको बताऊंगा कि वर्ष 2015 का अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2015 में भी जय कुमार सिंह ने वहां से जीत हासिल की थी। संयोग से तब भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र सिंह को वहां टिकट दिया था, जी। जो राजेंद्र सिंह बाद में बागी होकर के एलजेपी में चले गए थे। हाँ। और 2015 में राजेंद्र सिंह 62,008 वोट लाने में सफल होते हैं और जीतने वाले जय कुमार सिंह 64,699 वोट लाते हैं, यानी कि एक मामूली अंतर के वोटों से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजेंद्र सिंह की दावेदारी कमजोर दिख रही है। 2 बार से ये चुनाव हार चुके हाँ, हैं। यही और राजेंद्र सिंह के खड़ा होने से किसी भी दूसरी जाति का सीधा सीधा सरप्लस वोट आता हुआ नहीं दिखता है। जैसे पिछली बार ये थे तो कम से कम पासवान जाति का सरप्लस वोट इनके साथ आ रहा था। अगर जो सिर्फ अकेले राजेंद्र सिंह खड़े होते हैं कमल के सिंबल पर, तो जो समीकरण का वोट है वो आएगा, इससे ज्यादा प्रत्यक्ष तौर पर दूसरा वोट आता हुआ नहीं दिखता है। दरअसल ये जो राजेंद्र सिंह है ना, इनको लेकर के इस बार यही मेन उहापोह की स्थिति है कि आपने एक तरीके से देखिए तो 2020 में भी जो एलजेपी से आए थे तो परोक्ष तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वाली जैसी स्थिति चर्चा होती है। तो 2 बार आपको मौका मिला, 2015 में भी 2020 में भी। दोनों बार आप वहां कमल खिलाने में असफल साबित हुए, और इसका एक बड़ा कारण यह भी माना गया कि जो वहां पर कुशवाहा बिरादरी का वोट बैंक है वह आपसे के साथ उसकी ट्यूनिंग नहीं है। जबकि ये माना जाता है कि जमीनी स्तर पर आलोक सिंह हो, उनका जो लगातार क्षेत्र में काम रहा है, लगातार क्षेत्र में लोगों से जुड़ाव रहा है, उसमें न केवल राजपूतों से बल्कि उनके बड़े अच्छे संबंध माने जाते हैं कुशवाहा से भी। और अगर सिंबल के तौर पर उनको कुशवाहा की पार्टी यानी कुपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से टिकट मिले तो उस स्थिति में जो सामाजिक समीकरण है वह समीकरण उनके लिए फलदायी साबित हो सकता है। एक बात मैं और ऐड करता हूं जी कि राजेंद्र सिंह के बारे में चर्चा 2015 से थी जी कि अगर ये जीतते हैं और बीजेपी को मौका मिलता है तो ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसी चर्चाएं तो थी। इस नारा और धारा के साथ चलने के बाद भी 2 बार राजेंद्र सिंह असफल रहे और दूसरी बार तो इन्होंने पार्टी छोड़ने का भी काम किया। तो ऐसी स्थिति में इनकी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सीट नहीं जीत पाएंगे। एक और बात है ना, कुछ जो कहते हैं कि समीकरण और कुछ चीजें बना दी जाती हैं। तो राजेंद्र सिंह को लेकर के भी एक चीज तय किया गया कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हाँ, ये एक माहौल बनाया गया। तो कई बार कुछ नेता इतने शातिर भी होते हैं कि वो अपने लिए माहौल भी बना देते हैं कि देखिए हम तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन वह शिगुफा भी उनके लिए काम नहीं किया था। और आलोक सिंह, मैं इस बात को कह रहा हूं, उसके पीछे की वजह बताऊंगा। आलोक सिंह पहले जदयू में थे जी, जदयू छोड़कर ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। ये कहने का मतलब ये है कि जदयू के सोशल इक्वेशन को अगर आप जानते हैं, जो कुर्मी कोयरी उसका सीधा वोट बैंक बनता है, तो उस जमात के साथ ही इनकी दोस्ती पुरानी है। जदयू में थे तो उस जमात के साथ इनकी दोस्ती थी और अपनी जमात इनके साथ है। तो मेरा माना, हम लोगों का ये जो हम क्षेत्र वाइज जो घूम रहे हैं, क्षेत्र वाइज जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको टिकट मिलेगा और टिकट मिलेगा तो ये जीत ही जाएंगे, या दूसरे किसी को टिकट मिलेगा तो वो जीत नहीं सकते हैं। सिर्फ हम लोग ये समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवसर किसके हाथ में जा सकता है। राजद या महागठबंधन के कैंडिडेट पर चर्चा हमने इसलिए नहीं की कि वो ऑलरेडी वहां से विधायक हैं, इसलिए चर्चा उन्हीं की होगी जो वहां पर दावेदारी कर रहे हैं, मतलब कि जिनको जो किसी को रिप्लेस करने की कोशिश में है। बात पते की में आज हमने दिनारा खंगाला है, कल किसी और कंस्टिट्यूएंसी को खंगालेंगे, किसी और मुद्दे को भी खंगालने की कोशिश करेंगे। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।